फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ये टेंस आज हम पढ़ेंगे। और कई दफ़ा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है और लिखा भी जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेंस किस तरह के एक्शंस को ज़ाहिर करता है या किस तरह के एक्शंस को इस टेंस में बयान किया जाता है, या फिर यूँ कह लें कि उर्दू सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हमने कौन सी अलामत या पहचान देखनी है उर्दू के फ़िक्रे में कि जिससे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस में उस उर्दू के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या है जी? अ वर्ब टेंस दैट इंडिकेट्स दैट समथिंग will occur in the future and continue for an expected length of time। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में ऐसे एक्शंस आते हैं जो कि फ्यूचर में होंगे, पहली बात, और दूसरी बात कि कुछ देर तक वो फ्यूचर में जारी रहेंगे। They will be in a state of progress for some time in future। स्ट्रक्चर इसका क्या है कि जब हमने इसको फ़िक्रे को अरेंज करना है तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, और उसके बाद बी, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म वर्ब की। कंटीन्यूअस का वर्ड जिस भी टेंस में आएगा वहाँ पे हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। टोटल इंग्लिश में टोटल 12 टेंसेस हैं, तो 6 टेंसेस के नेम्स में आपको कंटीन्यूअस का वर्ड नज़र आएगा। तो 12 में से 6 जो टेंसेस हैं इंग्लिश में, उनमें कंटीन्यूअस का वर्ड आने की वजह से वहाँ पे फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होती है, तो इसमें भी फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ विल और शैल का। इंग्लिश में शैल का जो हेल्पिंग वर्ब है ये यूज़ करते हैं हम आई या वी के साथ, लेकिन मॉडर्न अगर इंग्लिश को देखा जाए उसके लिए आप ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी देख लें या फिर कैम्ब्रिज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी देख लें। ये दोनों डिक्शनरीज़ इंग्लिश में सबसे स्टैंडर्ड मानी जाती हैं। इन दोनों में लिखा हुआ है कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल का इस्तेमाल करीबन ख़त्म कर दिया गया है। यानी जो नेटिव्स हैं ना, जो इंग्लिश बोलते हैं, वो आजकल आई और वी के साथ भी विल का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। शैल उन्होंने लगाना ख़त्म कर दिया है। वो बोलने में भी आई और वी के साथ विल यूज़ करते हैं और लिखने में भी। तो बहरहाल दोनों को यूज़ किया जा सकता है। अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो आप शैल भी यूज़ कर सकते हैं और विल भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा बाकी सब के साथ वैसे ही विल यूज़ होता है, शैल यूज़ नहीं होता। अब हम एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है आई विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो। मैं कल यानी आने वाले कल ख़त लिख रहा हूँगा, यानी कल किसी वक्त फ्यूचर में मेरा लेटर लिखने का काम जारी होगा। विल बी राइटिंग, ये स्ट्रक्चर हमें ज़ाहिर कर रहा है कि ये काम फ्यूचर में होगा और जारी होगा। द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त। तो स्ट्रक्चर विल बी स्लीपिंग, विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म ज़ाहिर कर रही है कि ये काम फ्यूचर में होगा और जारी होगा। अब देखिए जी, ये मैंने 2 एग्जांपल लिखी हैं उर्दू में। अब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहले ये फ़िक्रा पढ़िए, मैं सोमवार वाले दिन लाहौर जा रहा हूँगा। अब इस उर्दू के सेंटेंस से ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये काम फ्यूचर में होगा। ये काम कब होगा? फ्यूचर में होगा। और दूसरी बात कि इस सेंटेंस से शो हो रहा है कि ये काम फ्यूचर में जारी होगा। फ्यूचर में यानी मेरा लाहौर जाने का काम जारी होगा। इस फिक्रे से ये ज़ाहिर हो रहा है। अभी ये एक्शन फ्यूचर में होना है और
फ्यूचर में कंटिन्यूस स्टेट में जारी हालत में होना है। तो इसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो उसकी शर्त पढ़ी है ना कि ये टेंस ऐसे एक्शंस को ज़ाहिर करता है जो फ्यूचर में जारी हालत में होंगे, तो ये उस शर्त पे पूरा उतरता है। तो हम स्ट्रक्चर वो इस्तेमाल करेंगे, विल बी और फोर्थ फॉर्म, आई विल बी गोइंग टू लाहौर ऑन मंडे। अब ये देखिए दूसरी एग्जांपल, हम क्लास में बैठे होंगे। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमूमन आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की अलामत उर्दू में फ़िक्र के आखिर पे रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा वगैरह वगैरह आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इनमें से कोई अलामत आई है, तो आपने इन अलामतों पे या अभी तक जिस तरह आपको पढ़ाया गया है उसको कंसीडर नहीं करना। आपने जो मैंने अभी आपको बताया ना कि फ़िक्रे में आपने ये ढूंढना है कि कोई काम फ्यूचर में हो और अगर कंटिन्यूस हालत में है, काम का जारी होना ज़ाहिर हो रहा है, तो फिर आप इस टेंस में उसको ट्रांसलेट कर देंगे। अब यहाँ पे वो अलामत नहीं आ रही जो अमूमन लिखी होती है ग्रामर्स में, तो आपने ये वाली चीज़ कंसीडर करनी है, इन अलामतों में गौर नहीं करना। हम क्लासरूम में बैठे होंगे। अब देखिए, एक तो बैठे होंगे यानी ये काम अभी होना है, फ्यूचर में होना है, और क्लास में बैठने का काम जारी, ये इससे ज़ाहिर हो रहा है कि फ्यूचर में क्लासरूम में बैठने का काम जारी होगा। तो इसकी शर्त पूरी हो रही है, तो हम यहाँ पे भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वी विल बी सिटिंग, हम बैठे होंगे या हमारा बैठने का काम जारी होगा इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। फ्यूचर में ये काम क्या होगा, जारी होगा। वी विल बी सिटिंग इन द क्लासरूम। तो आपने इन अलामतों पे गौर नहीं करना, वरना आप इस तरह के फ़िक्रे ट्रांसलेट करने में गलती कर देंगे। आपने वही चीज़ जो मैंने अभी बताई है कि ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में जारी होने की सेंस उस फ़िक्रे में उर्दू में होगी, उसके लिए आप विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, और विल या शैल हमारे पास हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या हैं? और ये याद रखिए कि इंग्लिश के किसी भी टेंस का कोई सेंटेंस हो, इंग्लिश के किसी भी टेंस का कोई फ़िक्रा हो और उसमें हेल्पिंग वर्ब आया हो, तो आपने हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट का वर्ड लगा के आप उस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि विल शैल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद हमने नॉट लगा देना है, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा जो इस टेंस का होता है, और वो फ़िक्रा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव फ़िक्रा है, आई विल बी गोइंग टू लाहौर ऑन मंडे। इसमें यही स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूस का है, विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म। तो हमने हेल्पिंग वर्ब विल के फौरी बाद नॉट लगा देना है सिर्फ, तो ये पॉजिटिव फ़िक्रा नेगेटिव में टर्न हो जाएगा। आई विल के बाद नॉट लगाया हेल्पिंग वर्ब के बाद, और बाकी बी गोइंग वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया, तो ये पॉजिटिव फ़िक्रा नेगेटिव बन गया। दूसरी एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव फ़िक्रा है आई विल बी टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा होऊंगा। फ्यूचर में ये काम जारी होगा, स्ट्रक्चर वही है, विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर है। इसका नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट लगा दें, आई विल नॉट बी टेकिंग टी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? अक्सर बच्चे इसको इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, तो ये वर्ड इंट्रोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नहीं है। आप ये रूल याद रख लें कि किसी भी टेंस में इंग्लिश का कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आए, तो उस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव या सवालिया बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के स्टार्ट में लिख देना होता है।
और उस फिक्रे के आखिर पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी सवालिया निशान लगा दिया जाए तो वो फ़िक्रा आपका इंट्रागेटिव या सवालिया बन जाता है। यहाँ पर भी हमने वही करना है। हमारे पास यहाँ पे विल या शैल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, ये पॉजिटिव फिक्रा है, ही विल बी एंजॉइंग द पार्टी, वो पार्टी का मज़ा ले रहा होगा। इसका बनाना हमने इंट्रागेटिव, ये इसी टेंस का फिक्रा है, विल बी के बाद फोर्थ फॉर्म आई हुई है। तो हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब विल को उठाकर फिक्रे के शुरू में ले आना है। बाकी अरेंजमेंट फिक्रे का वही रहेगा। विल इधर आ गया, ही आगे बी आ गया है, बाकी सारा वही रखना है और आखिर पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन आपने पुट कर देना है। यानी इंट्रागेटिव बनाने के लिए दो काम किए हैं आपने। एक तो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से ख़त्म करके शुरू में ले आए हैं और आखिर पे फिक्रे के आखिर पे सवालिया निशान या साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल, यू विल बी ड्राइविंग द कार, आप कार को ड्राइव कर रहे होंगे। इसमें भी हमने इसको सवालिया बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब विल को हम शुरू में लिख दिया और बाकी अरेंजमेंट वही रहेगा और इस फिक्रे के एंड पर या आखिर पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन या सवालिया निशान पुट कर दिया। तो यहाँ पे भी हमने दो काम किए, शुरू हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए और आखिर पर सवालिया निशान लगा दिया। तो ये फिक्रा हमारा इंट्रागेटिव में चेंज हो गया। याद रखने की बात कि स्टेटिव वर्ब्स, इंग्लिश में काफ़ी वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स हैं। स्टेटिव वर्ब्स जब भी किसी भी कंटिन्यूस वाले टेंस में अपीयर होंगे तो आपने फोर्थ फॉर्म स्टेटिव वर्ब्स की इस्तेमाल नहीं करनी। तो इस टेंस में अगर फ़र्ज़ करें स्टेटिव वर्ब आ जाए, जिस तरह के आई विल बी स्मेलिंग द फ्लावर, मैं फूल की खुशबू सूंघ रहा हूँगा, ये फ़िक्र आ जाए तो आपने आईएनजी वाली फॉर्म, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स की हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो आपने आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ नहीं करनी। तो फिर कैसे ट्रांसलेट करना है, उसका मुतबादल ये है कि आप फ्यूचर कंटिन्यूस की बजाय फ्यूचर इनडेफिनिट लगा दें, यानी विल शैल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा दें। समझ आ रही है कि नहीं? तो आप इस तरह नहीं कहेंगे कि आई विल बी स्मेलिंग द फ्लावर, आप बोलेंगे आई विल स्मेल द फ्लावर। वजह सिर्फ ये है कि हमने ये जो है स्टेटिव वर्ब, इसकी फोर्थ फॉर्म यूज़ नहीं करनी। तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूस की बजाय फ्यूचर इनडेफिनिट में इस तरह के फिक्रे ट्रांसलेट करने हैं। अब हम इस टेंस का रीकैप करते हैं, यानी कि आज हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें मेन पॉइंट्स को एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा या सीखा कि इस टेंस में हम ऐसे एक्शंस को या ऐसे कामों को बयान करते हैं जो मुस्तकबिल में होंगे और कुछ देर तक जारी रहेंगे। उसके बाद हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने सीखे। तो इंग्लिश का कोई भी टेंस हो और किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का वर्ड यूज़ किया जाए तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। अब यहाँ पे विल और शैल, विल या शैल, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो आपने विल या शैल के बाद नॉट का वर्ड लगा के आप इस टेंस के फिक्रों को नेगेटिव बना सकते हैं। तीसरी बात जो हमने सीखी कि विल या शैल, इंग्लिश के फ़िक्रों में जब भी हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के स्टार्ट पे लिखा जाए और उस इंग्लिश सेंटेंस के आखिर पर सवालिया निशान लगा दिया जाए तो वो आपका सेंटेंस इंट्रागेटिव बन जाता है। इस टेंस में भी विल या शैल आपका हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा उसमें सेंटेंस में। आपने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को फ़िक्रे के स्टार्ट पे लगाना है और उस फ़िक्रे के आखिर पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन सवालिया निशान लगा देना है। आपका वो सेंटेंस इंट्रागेटिव में चेंज हो जाएगा। और चौथी और आखिरी बात हमने ये सीखी है कि इंग्लिश का कोई भी टेंस हो उसमें स्टेटिव वर्ब्स की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और इस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव में भी हमें स्टेटिव वर्ब्स की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी।
उसकी बजाय क्या इस्तेमाल किया जाए, उसकी बजाय फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी विल या शैल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी जाए तो वो इसका मुतबादल होगा स्टेटिव वर्ब्स के। यानी स्टेटिव वर्ब्स का जो स्ट्रक्चर आपने इस टेंस में बनाना होता है उसमें आईएनजी फॉर्म आएगी, और आईएनजी वाली फॉर्म तो हमने स्टेटिव वर्ब की यूज़ करनी ही नहीं। तो जो फ़िक्रे उर्दू के इस टेंस में फॉल करेंगे, यानी फ्यूचर में कोई काम होगा और जारी होगा और उसमें वर्ब आपका आ रहा होगा स्टेटिव वर्ब, तो फिर आपने उसका स्ट्रक्चर ये नहीं रखना, यानी विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म नहीं रखनी, बल्कि विल या शैल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा के, स्टेटिव वर्ब की पहली फॉर्म लगा के आप उस फिक्रे को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। जी क्लियर हो गया सबको? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स।